प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि पीएमसी की गतिविधियों में इस विद्यालय में चयन होने के बाद हमें कई विशेषज्ञों की बातों का लाभ मिला है आप सभी को। और आज हमारे बीच में मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी उदयपुर से विशेषज्ञ श्री चिराग जी व्यास बता रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप रिसर्च फेलो प्रोफेसर हैं और अपने डिपार्टमेंट में, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये विशेषज्ञ वार्ता आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए और अलग अलग विशेषज्ञों से विद्यार्थी किस तरह से लाभान्वित होकर अपने ज्ञान में अभिवृद्धि कर सके, इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पीएमसी विद्यालय में ये विशेषज्ञ वार्ता समय समय पर आयोजित की जा रही है। हमारे विद्यालय में इस बार चिन्ह भेंट करते हुए बताना चाहते हैं। तो अब समय आ चुका है श्री चिराग जी व्यास का सानिध्य में इस विशेषज्ञ वार्ता को आगे बढ़ाने का मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर साहब चिराग जी व्यास। सर्वप्रथम इस मान सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मारवाड़ की प्रथा है उससे मैं हमेशा अभिभूत होता हूँ क्योंकि मैं मेवाड़ से हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम प्रधानाचार्य महोदय जगदीश जी का बहुत बहुत अभिनंदन कि मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, आप लोगों से रूबरू होने के लिए इनवाइट किया, और आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक यू जो इतना डेडिकेशन से आप यहाँ पे आए और मेरी बात को सुनने के लिए उत्सुक हैं। अब मैं अगले आधे घंटे के लिए आप सबका ध्यान जो है ना इस स्क्रीन पर होना चाहिए। जो यहाँ दिख रहा है सिर्फ अंग्रेजी में छोड़ देना, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। ये एक बेसिक सी चीज़ है। जब जगदीश जी ने सर ने मुझे फ़ोन किया था कि इस विद्यालय में एक इन्वाइटेड टॉक देना है, तो मैं इतना हैरान था कि क्या ये कोई किस्मत है कि मुझे इस जगह पे बुलाया है, क्योंकि पाली वो जगह है जहाँ पर राजस्थान का जो पाली जिला है वो जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर स्कैर्सिटी, पानी की कमी है। जो धरातल में पानी है वो लगातार कम हो रहा है, और पूरे राजस्थान में पाली ऐसा जिला है जो नई सरकार की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार। अपने आपको आपका ध्यान ये स्क्रीन पर होना चाहिए। इस जो प्रोजेक्ट मैंने किया था वो कृषि विज्ञान से रिलेटेड था। कृषि विज्ञान के साथ साथ था पानी का किस तरह प्रबंध किया जाता है कृषि के दौरान। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बायोटेक विभाग होता है जो दिल्ली का जो सरकार चलाती है पुलिस के अनुसार ऑटोनॉमस बॉडी, उसने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया था कि राजस्थान में जो जल घट रहा है लगातार, तो अगर कोई जल घट रहा है किसी जगह पर तो वहाँ पर कृषि कैसे की जाए, क्योंकि बिना जल की कृषि नहीं हो पाएगी। तो ये जो पद्धति है ये आज से 100-200 साल पहले जब अकाल पड़ा था भारत देश में स्पेशली हमारे दक्षिणी भूभाग पर तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर बिना पानी के या कह सकते हैं बहुत कम पानी में किस प्रकार खेती की जा सकती है, इसका एक नमूना मैं आपको यहाँ बताऊँ। ये एक इनोवेटिव टेक्निक थी। एक किसान जो सिर्फ 5वीं तक पढ़ा है, आज से 100-150 साल पहले एक किसान था, टी.एच. हेगड़े नाम का किसान था। जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था उसने एक पद्धति लाया था, कुछ नहीं किया था। जब वो बीज होते हैं हमारे, चाहे गेहूं के हो दालों के हो, तो मैंने यहाँ पे दाल ले ली है, दाल होती है वो ली है। दालों को सबसे पहले जो अपने घर में दूध होता है, चाहे गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का हो, उन दालों के बीजों को रोपने से पहले, खेतों में बुआई करने से पहले 24 घंटे के लिए मात्र उसने उन दूध में डुबो दी।
दूध में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है पता है? क्या होता है? प्रोटीन होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। तो हालांकि उसने क्या किया, सिर्फ इन बीजों को दूध में डाला, निकाल के और बुआई कर दी। बुआई करके उसने देखा कि कम, जब वो पौधे बड़े हुए तो उन पौधों को बहुत ही कम पानी की रिक्वायरमेंट थी, बहुत ही कम पानी की रिक्वायरमेंट थी। ये जो बीज है आप सब जानते हैं, ये कौन से बीज होते हैं? चने का बीज है, मूंग है यहाँ पर, और चवला है, आप सब जानते हैं सब चीजें। इन सारे बीजों को कुछ नहीं किया, 24 घंटे बुआई करने से पहले, खेतों में बुआई करने से 24 घंटे पहले मात्र इनको उन दूध के अंदर डुबोया। क्या किया? दूध के अंदर डुबो दिया। और डुबोने के 24 घंटे बाद जब इनको दूध में से बाहर निकाला और पानी से साफ किया, फिर पानी से साफ करने के बाद हमने इसको बो दिया। कहाँ बो दिया? खेतों में बो दिया। तो हम जब भी विज्ञान में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पहले एक्सपेरिमेंट हम लेबोरेटरी में करते हैं। कहाँ करते हैं? लेबोरेटरी में। सीधा खेत में नहीं करते, क्योंकि खेत में जाएंगे तो खेत में क्या होगा, कीड़े मकोड़े कोई उसका शिकार कर लेंगे। तो पहले हमने लेबोरेटरी में ये टेस्ट किया, और ये एक सीड ट्रे, ये 2 प्रकार की सीड ट्रे हमने ली, जहाँ पर सीड ट्रे जानते हैं क्या होता है कि हम बीजों को उसमें डालते हैं, फिर छोटे छोटे प्लांट के सैपलिंग बनते हैं। क्या बनते हैं? सैपलिंग, छोटे छोटे। तो टोटल 104 सेल्स की हमने शीट ली थी सीडलिंग के लिए, और इसका साइज था, हमें साइज लिखा है 48 बाय 27, 48 ये और 27 ये शेप। ठीक है, यहाँ तो समझ में आपको। आप इसको एक से एक्सपेरिमेंट भी बोल लेना। ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ये इस तरह से बढ़ेगा ना। ये किसी पौधे की एक नॉर्मल अवस्था में, जहां हमने सिर्फ पानी यूज किया। क्या किया? यूज सिर्फ पानी यूज किया। तो ये दूसरे दिन में जो हमारा बीज है वो इस तरह होगा, 5वें दिन में ये होगा, 7वें दिन में इसके ऊपर से क्या निकलेगी? एक बर्ड निकलेगी। क्या निकलेगी? बर्ड, मतलब पौधा उगने के लिए तैयार हो रहा है। फिर 9वें दिन जाकर, कौन सा दिन? 9वें दिन जाकर हल्का सा पौधा थोड़ा सा जमीन के ऊपर दिखता है, और 11वें दिन इसके 2 पत्ते अलग से आते हैं और वो बढ़ता है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस है जो हम रेगुलर करते हैं। ये एक रियल फोटो है। क्या ये रियल फोटो है। ये मैंने खुद के कैमरे से खींचा है। 38 घंटे जब मैंने वो दूध वाला एक्सपेरिमेंट किया था, उसके मात्र 38 घंटे बाद मुझे ये रिजल्ट मिला। मात्र 38 से 40 घंटे के भीतर वो जो सीड था जो मैंने दूध के अंदर डुबाया था, वो मात्र 38 से 40 घंटे के अंदर उसकी ऊपर की प्यूपल, जो बोलते हैं ना, पौधा जब बढ़ता है तो उसके ऊपर पत्ती आती है, उसका बड़ बनता है, तो मात्र 38-40 घंटे में ही मैंने वो रिजल्ट देख लिया। और ये रिजल्ट रात को 10 बजे देखा मैंने वेट किया था इसके लिए। मैं हर घंटे वो ट्रे देखता था, हर घंटे उसको नोटिस करता था, हर आधे घंटे में क्या गतिविधि हो रही है। रात को 10 साढ़े 10 बजे जब मेरे कुछ सीनियर साइंटिस्ट थे, वो घर जा रहे थे सोने के लिए, हमने ये 24 घंटे काम किया वहाँ पे। तो रात को 10 साढ़े 10 बजे जब मैंने ये देखा तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा मुझे जो रिजल्ट 4-5 दिन में मिलता है, वो रिजल्ट मुझे मात्र 40 से 40 घंटे के आसपास मिल गया। तो कुछ तो बात है इस दूध के अंदर, इस दूध के अंदर कुछ तो बात है जो सालों पहले हमारे जो किसान भाई थे, जब वो ये पद्धति यूज करते थे, तो कुछ बात होगी तभी यूज कर रहे होंगे। अभी देखो 38 घंटे 40 घंटे का हो गया ऐसे। अब ये 96 घंटे बाद की प्रक्रिया। कितने घंटे बाद की? 96 घंटे बाद की। मैं कह रहा हूँ हर घंटे मैंने इसका डाटा लिया। डाटा बहुत जरूरी होता है। आप देख रहे हो स्टार्टिंग के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पौधा। जो 5वां पौधा है ना, जो आपको बड़ा दिख रहा है, वो उसका बीज हमने दूध में डुबाया हुआ था 24 घंटे की। तो आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। पहले के दो पौधे हैं, उनके बीज को हमने सिर्फ पानी में डुबाया, और लास्ट के जो 2 हैं उनको
अंदर डूबा था। तो ये लाइव एग्जाम्पल था। ये मैंने सुबह तड़के 7:30 बजे के आसपास मैंने इसकी पिक्चर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट। अब प्रोटीन की बात आती है। मैंने 3 से 4 प्रकार के दूध के सैंपल लिए थे। पहला हमारा गाय का दूध था, जिसके अंदर कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? 3.3%। ठीक है। दूसरा हमने बकरी का दूध लिया था, जिसके अंदर कितना होता है? 2.9%। और तीसरा है हमारा ऊँटनी का दूध, उसका प्रोटीन कंसंट्रेशन कितना होता है? 3.1%। ठीक है। ये अलग अलग प्रोटीन परसेंटेज है। तो इससे आप पता लगा पा रहे कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें होता है? गाय के दूध में होता है। उसके बाद ऊँटनी के दूध में होता है। उसके बाद बकरी। ठीक है। अब हम जब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आपकी क्यूरियोसिटी और बढ़ेगी। ये एक ग्राफ है, इसको ध्यान से देखना। ऊपर जो साइन है वो कॉपर का है। कॉपर एक तरह का न्यूट्रिएंट्स होता है, एक तरह के पोषक तत्व होता है जो दूध में मिलता है ना। जब हमको कोई लग जाती है, डॉक्टर क्या बोलता है कि आप दूध पियो, दूध के अंदर कॉपर होता है, तो उससे आपकी जो चोट, जो घाव है वो जल्दी बढ़ जाएगा। ठीक है। तो जब हमने एक SSS नाम की मशीन होती है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मशीन होती है, उसके अंदर हमने इस दूध का प्रयोग किया था। तो उसमें हमने पर्टिकुलर जो कॉपर होता है ना, धातु एक तो कॉपर होता है, इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किसमें थी? हमारे बकरी के दूध के अंदर थी। किसमें थी? बकरी के दूध के अंदर थी। तो दिमाग में ये भी ख्याल आया कि प्रोटीन के साथ साथ क्या पता जो पोषक तत्व है, कॉपर हो गया है ना, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, क्या ये भी उसके अंदर रोल निभा रहे हैं? अब आगे हम देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट होगा। अब ये मैग्नीशियम का डाटा है। ठीक है। अब मुझे बताओ कि मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है? बीच के 4 पिलर दिख रहे हैं आपको? जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये जो 4 पिलर में दिख रहे हैं आपको, ये है गाय का और बकरी का दूध। तो गाय का दूध और बकरी के दूध के अंदर मैग्नीशियम सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है? मैग्नीशियम। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया जानते हो क्या होती है? क्या होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया? कोई बताएगा मुझे? पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है? सूर्य से आने वाली किरणों को पौधे ग्रहण करते हैं और तथा उनका भोजन करते हैं। बिल्कुल। तो पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्रकाश से आने वाली किरणें जो फोटॉन्स के रूप में आते हैं उनके पास, उनको पकड़ते हैं और अंदर एक लाइट और डार्क रेडिएशन बनाते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उनका भोजन खुद बनता है। उस प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा रोल होता है मैग्नीशियम का। क्लोरोफिल जो होता है कंपाउंड, क्लोरोफिल जो कंपाउंड होता है, उसके अंदर जिस पौधे के अंदर मैग्नीशियम ज्यादा होता है वो पौधा सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करेगा। ये इफेक्ट है, ये आपको आपकी किताब में मिलेगा। ठीक है। तो हमने देखा कि गाय का और बकरी का जो दूध था उसके अंदर मैग्नीशियम सबसे ज्यादा है। फिर हमको ये हुआ कि शायद फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण है वो इन पौधों में इसकी वजह से हो रहा है। अब आगे देखते क्या होता है। अब ये क्लोरोफिल कंसंट्रेशन जो आप बता रहे थे ना कि प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल एक छोटा सा कंपाउंड होता है जो पौधे के अंदर पाया जाता है। ठीक है। उस क्लोरोफिल के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। और क्लोरोफिल के अंदर मैंने क्या बोला, कौन सा धातु काम आता है? मैग्नीशियम। जिस पौधे के अंदर मैग्नीशियम सबसे ज्यादा होगा, कहने का मतलब कि जिस पौधे के अंदर मैग्नीशियम सबसे ज्यादा होगा उसे क्लोरोफिल के अंदर, तो वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे ज्यादा करेगा। ठीक है। और वो उतना ही ज्यादा सर्वाइव करेगा, मतलब उतना ही ज्यादा वो जिएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ऊँटनी का दूध है, ठीक है, उसके अंदर हमको सबसे ज्यादा क्लोरोफिल दिखा। जब हमने ऊँटनी का दूध दिया ना, अलग अलग दूध दिया, तो उस पौधे के अंदर जो उस पर्टिकुलर पौधे का जो बीज था, जब ऊँटनी के दूध के अंदर हमने उसको सोख किया 24 घंटे के लिए, तो जब वो पौधा बड़ा हुआ तो उसकी क्लोरोफिल कंसंट्रेशन, उसकी पत्तियां हमने तोड़ी, पत्तियां तोड़ के फिर हमने उसको देखा कि उसकी क्लोरोफिल सबसे ज्यादा क्यों है।
तब जाके पता चला कि वो उटनी का दूध था, जिसकी वजह से इसका क्लोरोफिल कंसंट्रेशन ज़्यादा था। अब आगे बढ़ते हैं। पहली स्टेज में इतना सा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है। ये 2 ट्रेज है आपके सामने, जहाँ पे पौधे आपको दिखेंगे लगे हुए हैं अंदर। ये अलग अलग क्वालिटी के पौधे, सबकी हाइट सेम नहीं है, सब अलग अलग हाइट के पौधे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 4 तरह का दूध का इस्तेमाल किया उनके बीजों के लिए। जब हमने इसके बीज बोए थे, उससे पहले हमने 4 प्रकार के अलग अलग दूध का प्रयोग किया था। कौन कौन से थे? गाय का दूध था, बकरी का दूध था, ऊँटनी का था और भैंस का था। ठीक है। फिर हमने जब जर्मिनेशन रेट निकाला कि वो कितना जल्दी बढ़ता है, तो हमको लगा कि जब हमने इसका एक्सपेरिमेंट पूरा किया, तब बकरी का जो दूध था वो सबसे ज्यादा जर्मिनेशन रेट दे रहा था, फिर काऊ का और फिर कैमल। तो जर्मिनेशन रेट, जो पौधे की बढ़ने की जो गति है, वो सबसे ज्यादा थी बकरी के दूध में, उसका जो बीज दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये वो अलग अलग टेम्परेचर में हमने किया। हमको ये तो पता पड़ गया कि चलो दूध जो होता है वो प्रोटीन और मैग्नीशियम का सबसे बड़ा स्रोत होता है, जिसकी वजह से हमारे बीज जो है वो कम पानी में भी अच्छी ग्रोथ देंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन हमको ये था कि पानी में सर्दी पड़ती है ज़्यादा और डूंगोपुर जाएंगे तो वहाँ गर्मी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। तो क्या ये अलग अलग तापमान में अलग अलग तापमान के अलग अलग परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं? ये हमने देखा था इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इसको हमने 5 डिग्री सेल्सियस, जो लिखा ना कोल्ड टेम्परेचर, 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमने इसको एक बार ग्रो किया था, उगाया था। और ये था जो नॉर्मल टेम्परेचर। और नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है, मतलब शरीर का तापमान जो होता है, कितना होता है? 37। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। सो नॉर्मल जो बाहर टेम्परेचर था हमारा, उसके अंदर भी हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये 2 अलग अलग प्रकार के पौधे बने। ये जो पहला पौधा है वो हमने एक केमिकल लिया था। बाजार में बहुत सारे केमिकल मिलते हैं ना, कि आप ये केमिकल छालोगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ देंगे, इतना बड़ा आपको भुट्टा मिलेगा, इतना बड़ा आपको बाजरा मिलेगा, मिलता है होते। ठीक है। तो हमने केमिकल भी यूज किया कि क्या पता हम गलत हो, हमारा जो केमिकल है वो सही हो। क्यों? तो फिर इसको पता पड़ा ये जो पहली जो 3 बीज दिख रहे हैं आपको, वो केमिकल वाले। ठीक है। और जो दूसरा दिख रहा है वो बकरी के दूध से बना हुआ वो पौधा है, जो उसका बीज था वो बकरी के दूध के अंदर हमने सोक किया था। ठीक है, 24 घंटे के। आपको दोनों में से क्या अंतर समझ आ रहा है? यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ग्रोथ दिखती है किसी पौधे की, वो सबसे ज्यादा किसमें है? दूध के उस दूध का कुछ तो इम्पैक्ट पड़ा ही है। और जो केमिकल वाला था उसकी ग्रोथ तो थी, लेकिन उतनी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो केमिकल से बने थे। केमिकल मानता हूँ कि शायद कहीं आपको हेल्प कर दे, आपकी एग्रीकल्चर में एक प्रोडक्टिविटी ला भी दे, उत्पादन अच्छा कर भी दे, लेकिन उसके एक बहुत ही डिसएडवांटेज भी होते हैं। और ये एक ऐसा रिजल्ट था जिसको देख के मेरी आंखें ऐसी हो गई कि यार मेरा जो गाय का दूध है, जो बकरी का दूध है, वो तो बहुत गुना अच्छा है इन केमिकल से, तो फिर हम केमिकल क्यों यूज करते हैं? बड़ा सवाल है। नेक्स्ट, ये भी एक और ये डिफरेंस दिख रहा है आपको। ये जो गाय का जो दूध था उसके अंदर जो पौधे थे उसकी हाइट देखो, ये पानी के अंदर हमने किया था, ये जो है पानी के अंदर किया था, और उसके पास जो है वो हमने गाय का दूध यूज किया था। सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें है? ये एक वेरीफाइड एक्सपेरिमेंट है, इसका पेटेंट के लिए हम ट्राई कर रहे हैं कि हमको पेटेंट मिल जाए, क्योंकि ये सालों पहले कुछ किसान लोग कर रहे थे, लेकिन इसके पीछे क्या एक कारण था वो पता नहीं लगा पाए। नेक्स्ट, अब लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला कि जो केमिकल हम यूज करते हैं, उस केमिकल के यूज करने के बजाय अगर हम हमारे घर पे जो पद्धति है, जो तकनीक है, जो हमारे किसान भाई पहले से यूज करते आ रहे हैं अपने जो फार्म कंडीशंस को बेहतर करने के लिए, तो क्यों ना हम उस पर ज़्यादा ध्यान दें बजाय कि केमिकल पे ध्यान दें। क्योंकि
जो चीज़ हमारे घर पे पहले से उपलब्ध है, तो हम उसे छोड़कर अगर हम बाहरी चीज़ को लाएंगे तो फिर नतीजा जो होता है वो फार्मिंग में डिग्रेडेशन होता है, मिट्टी खराब हो जाती है। मिट्टी बनने के लिए कितने साल लगते हैं? 1000 साल से ऊपर लगते हैं। एक मिट्टी बनते बनते 1000 साल लग जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम इतना केमिकल यूज कर रहे हैं तो कितना वक्त जाएगा, आप खुद देखिए। नेक्स्ट।